आज का जो टॉपिक है ई वे बिल, वन पेज नोट। देखिए, ई वे बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन पेपर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक से समझना है, 15 मिनट अप्रॉक्स लगेगा और उसी में आपको हर एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और इसको समझाने से पहले मैं आपसे ये बोल दूँ कि ये जो पेज है मैंने सिर्फ इसमें पॉइंट आउट कर रखा है, बस पॉइंट टू पॉइंट ही मेंशन कर रखा है कि आपको ये याद हो जाएगा। आपको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक बार आप पहले बुक पढ़ोगे, फिर उसके बाद इसे प्रेफर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई वे बिल होता क्या है? ई वे बिल एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो कि जनरेट करते हैं हम मूवमेंट ऑफ गुड्स की। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है इन अ व्हीकल या फिर आपका कोई भी कन्वेंस हो, और उसकी वैल्यू जो है, गुड्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए मोर देन 50,000। और अगर उसका इन्वॉइस अलग अलग है तो एग्रीगेट लोगे आप। ये बात ध्यान रखनी है, एग्रीगेट वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 50,000। अब बात आती है कि ये जो जनरेट करेंगे बिल हम, वो किसके रिलेशन करेंगे, यानी कि सिर्फ सप्लाई के बेस पर करेंगे या सप्लाई में रिटर्न भी इंक्लूड है? यस, सप्लाई में रिटर्न भी इंक्लूड है। इनवर्ड सप्लाई भी है आपका, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं तो। ओब्वियसली सारे काम हम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी है ये बात। अब इसका पर्पस, इस पर्पस के लिए क्या क्या जरूरी है बातें। जो सप्लाई है, क्या वो पेमेंट बेस पर होनी चाहिए? क्या जो सप्लाई है वो पेमेंट नहीं की तो भी जनरेट होगा बिल? क्या जो सप्लाई है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ब्रांच को तो भी क्या जनरेट करना पड़ेगा बिल? ये सब बातें हैं। ठीक, तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो इसका पर्पस है मेन, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, पेमेंट कर रहे हैं और आपका बिजनेस है, तो आपको जनरेट करना पड़ेगा बिल। अब बात आती है बिजनेस नहीं है, पेमेंट कर दी है, तो क्या जनरेट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। अब बात आती है क्या विदाउट कंसिडरेशन? यस, तो विदाउट कंसिडरेशन में भी आपका ये जो ई वे बिल है वो जनरेट होगा। तो यानी कि यहाँ पर तीन बातें आ गई, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और क्या विदाउट कंसिडरेशन। तो ध्यान रखनी है ये बातें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी है, कुछ स्पेसिफिक गुड्स के बारे में भी बात की गई है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट को लेकर, कि अगर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो है वो हमारा लेस देन 50,000 है तो क्या जनरेट होगा बिल? ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर बाय प्रिंसिपल और रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है तो आप, और वैल्यू जो है वो क्या है, 50,000 से कम है, तो यहाँ पर जनरेट होगा ई वे बिल। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ डीलर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हैं वो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और वो क्या है, पर्सन जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से लेस है, तो भी यहाँ पर ई वे बिल जनरेट होगा। गॉट इट? तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बता दी हैं। क्या क्या बातें बता दी हैं? एक तो पर्पस बता दिया है, ठीक है। पर्पस क्या? कंसिडरेशन, नॉट कंसिडरेशन बेस पर, दोनों कंसिडरेशन, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और विदाउट कंसिडरेशन। और यहाँ पर दो बातें और बताई हैं। क्या? कि वैल्यू जो है कंसाइनमेंट की वो लेस देन 50,000 है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट की बात हो रही है जॉब वर्कर के लिए, और किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट गुड्स डीलर के लिए, जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। टर्न टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज जनरेशन ऑफ एन ई वे बिल। ई वे बिल की जनरेशन कौन करेगा? अगर ये लोग हैं तो मैंने क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ ई वे बिल कौन करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टर। ये तीनों पर्सन क्या करेंगे? जनरेट करेंगे ई वे बिल।
अब बात आती है, थोड़ा सा इन लोग के भी बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, जनरेट करेगा ई वे बिल अगर गुड्स की वैल्यू क्या है, मोर देन 50,000 है तो। और यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जनरेट करेगा ई वे बिल, और जो सप्लायर है वो ये चेक कर लेगा, यानी कि जो रिसीवर है वो ये इंश्योर कर लेगा सारे कंप्लायंसेस हो गए हैं या नहीं, फुलफिल कर दिए गए हैं या नहीं, ठीक है, सप्लायर के बिहाफ पर। नेक्स्ट आती है बात ट्रांसपोर्टर की। ट्रांसपोर्टर अगर गुड्स को कैरी करता है बाय रोड या फिर एयर या रेल से, तो ई वे बिल जनरेट होगा। ई वे बिल जनरेट होगा अगर सप्लायर हैज़ नॉट जनरेटेड एन ई वे बिल। अगर सप्लायर ने जनरेट नहीं किया है ई वे बिल, तो यहाँ पर उसको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर ये तीनों लोग हैं तो फिर ये लोग कब भरेंगे फॉर्म, कौन सा पार्ट भरेंगे और कौन सा फॉर्म भरेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रजिस्टर्ड पर्सन की अंडर जीएसटी। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कब भरेगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैंने यहाँ पर देखो मेंशन भी कर रखा है, ये रहा, बिफोर कब भरेंगे, बिफोर मूवमेंट, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है कौन सा पार्ट भरेगा, तो फिल पार्ट ए, यानी कि जनरेशन का जो ई वे बिल का पार्ट ए है वो फिल करेगा। और फॉर्म कौन सा होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए जीएसटी ई डब्ल्यू बी, यानी ई वे बिल 01। ओके, अब बात करेंगे हम। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन में 3 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। क्या बातें हैं, कि अगर कंसाइनर हो या कंसाइनी हो वो हायर्ड कर रहा है तो क्या होगा, तो वहाँ पर भी केस क्या होगा, बिफोर। कब भरेंगे हम, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ पर कौन सा पार्ट भरेंगे, पार्ट बी भरेंगे। ध्यान रखनी है बात, पार्ट ए सिंपली है कि क्या रजिस्टर्ड पर्सन ही भरेगा, उसके बाद का जो भी काम होगा उसके बाद की बात हो रही है, यानी कंसाइनर रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़कर कोई और भरेगा तो वो पार्ट बी भरेगा। और फॉर्म सेम ही होगा, यानी कि फॉर्म जीएसटी EW 01। नेक्स्ट रजिस्टर्ड पर्सन में ही बात आती है कि हैंड ओवर कर रहा है किसको, ट्रांसपोर्टर को। तो यहाँ पर वैन कब भरेगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। और कौन सा पार्ट भरेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को छोड़कर, यानी रजिस्टर्ड पर्सन ने ए पार्ट छोड़ दिया तो ये कौन सा पार्ट भरेगा, बी पार्ट भरेगा। और फॉर्म कौन सा भरेगा, पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी EW 01 ही भरेगा। गॉट इट। तो ये हो गई रजिस्टर्ड पर्सन की बात। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टर है तो पहले ट्रांसपोर्टर की बात कर लेते हैं, चलिए। तो ये भी कब भरेगा, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स से ही भरेगा, ठीक है। और जीएसटी EW-B01 ही भरेगा, ये भी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पार्ट के बारे में नहीं बात की गई है। ये ई वे बिल जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी पार्ट ए में, उसके बेस पर ये क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा। नाउ तो अब हम बात करेंगे किसकी, अनरजिस्टर्ड पर्सन की। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, वो आपको क्या करने होते हैं, फिल करने होते हैं। अगर कंप्लायंसेस आपके पूरे हैं तो क्या करना होगा, देखिए बात यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहले जो गुड्स हैं आर ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, डिस्टेंस देखना है आपको 50 किलोमीटर और लेस हो, ठीक है। या फिर देखो 50 किलोमीटर या लेस हो, विद इन सेम स्टेट हो रहा है या यूनियन टेरिटरी हो रहा है, ये भी बात ध्यान रखनी है। और फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर, यानी कि कहाँ से, जहाँ पर कंसाइनर का बिजनेस है वहाँ से लेकर जहाँ पर ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है वहाँ तक। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद फर्दर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो ध्यान रखनी है बात, कोई बिल जनरेट नहीं होगा, कोई कोई पार्ट बी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। वो पार्ट बी का जो पोर्शन है, जो आपके पास बिल आ रहा है वही आप आगे फॉरवर्ड करते जाओगे, पार्ट बी यहाँ पर जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट बी आप लोगों को जनरेट नहीं करना पड़ेगा, जो फॉर्म है आपका EW-B01। नेक्स्ट बात आती है कि अगर मूवमेंट हो रही है किसके थ्रू, एयरशिप और रेलवे के थ्रू, देन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EW-01 हैज़ टू बी फाइल्ड। और कौन भरेगा, वो कंसाइनर या फिर रिसिपेंट भरेगा। ओके, तो ये जो बातें थी
आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी कि इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन में थोड़ी सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। क्या बातें हैं वो? डिस्टेंस है ना, और क्या है, विद इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है, और प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और फर्दर, ये भी ध्यान रखनी है बात। और सिंपल सी बात क्या, कि कोई पार्ट बी जनरेट नहीं होगा यहाँ पर, और अगर बाय एयर रेलवे हो रहा है तो पार्ट ए होता है जो कि कंसाइनर या रिसिपिएंट फिल करेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। डॉक्यूमेंट्स और डिटेल रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, कौन से जो हैं डॉक्यूमेंट्स या फिर क्या डिटेल ई वे बिल पर भरने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या फिर चालान रिलेटेड टू कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट बाय रोड कर रहे हो आप तो ट्रांसपोर्टर का आईडी और व्हीकल नंबर मेंशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट बाय रेल, एयर या फिर शिप कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टर का आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट ऑन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। बस अब बात करते हैं हम कुछ डिवाइसेस की। रूल नंबर है ये 138A, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस। यानी कि जो पर्सन इन चार्ज है उसके पास क्या क्या डिवाइस होना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनकी बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि डिवाइसेस क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी जो कि डिवाइसेस का यूज़ करती हैं। हाँ जी, माल कहाँ पहुँचा, ये सारी बातें, मोबाइल फ़ोन्स या कुछ भी आप, ठीक है, इसे टेलीकम्युनिकेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम रूल नंबर 138A की, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस कैरी करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस का। ठीक, अब देखिए डिवाइसेस की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आप जान ही गए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ डिवाइसेस की भी बात करते हैं। मैं बात करूँ यहाँ डिवाइस की, तो डिवाइस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए माल सही सलामत पहुँच रहा है रास्ते में, अगर बाय एयर है या फिर बाय शिप है या किसी के भी थ्रू है, तो सप्लायर को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि माल हमारा सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है जिससे कि ये पता लगता है कि हाँ हमारा सही जो माल है वो सही रास्ते पर चल रहा है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिवाइस जो है वो कैरी करता है कन्वेंस पर्सन इन चार्ज। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका कि किस तरीके का डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको एक IRN नंबर मिलता है, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है कॉमन पोर्टल से। किस लिए? बाय अपलोडिंग के लिए। ठीक, अब क्या होता है कि ये इशूड करेगा अपने इनवॉइस पर, इस नंबर को लिख देगा जो कि क्या होगा, फॉर्म नंबर होता है, फॉर्म GST INV 1, एंड ये प्रोड्यूस होगा द सेम वेरिफिकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दी जो टैक्स इनवॉइस का है। और ये नंबर फिर वैलिड होगा कितने दिनों तक? 30 डेज तक। क्या कर सकता है वो? 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ मैंने दो चीज़ें बता दी, एक तरीके से डिवाइस बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया, और रजिस्टर्ड पर्सन को क्या होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि वैलिड होता है। ये नंबर कितने दिनों तक? 30 दिनों तक वैलिड होता है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कि जब रजिस्टर्ड पर्सन अपलोड करता है इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या करेगा, पोर्टल पे शो हो जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी पोर्टल पर कि ये सारी मतलब जो है डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी कि ये सप्लाई आ रहा है, ये माल आ रहा है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट आएगी बात, क्या कमिश्नर है जो वो नोटिफिकेशन इशू करेगा कि क्या ट्रांसपोर्टर को कि एक यूनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस दिया जाए किसको, जो हमारा कन्वेंस, यानी कि कन्वेंस पर जो पर्सन इंचार्ज है उसको, और प्रॉपर ई वे बिल की जो डॉक्यूमेंट है वो प्रायर मूवमेंट पर ये डिवाइस और ये डॉक्यूमेंट्स दिया जाए, किसके नोटिफाई करने पर? कमिश्नर के नोटिफाई करने पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कमिश्नर ने ये नोटिफाई किया है, सपोज पर्सन इंचार्ज के पास ई वे बिल का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कौन से डॉक्यूमेंट इसकी जगह पर वैलिड होंगे? तो वो वैलिड होगा टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और बिल ऑफ एंट्री, या फिर अ डिलीवरी चालान होगा वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर रीजन अदर देन वे ऑफ सप्लाई।
ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या कि पहली बात ये कि इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए। ये कब होगा? जब कमिश्नर क्या करेगा? नोटिफाई करेगा। ओके, अगर आपके पास ई वे बिल नहीं है तो करते इन द केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, अगर आप इम्पोर्ट करवा रहे हैं गुड्स, फिर किस चीज़ की जरूरत होगी? फिर एक डॉक्यूमेंट नंबर होगा, वो भरा होना चाहिए, यानी कि GST EWB जो 01 है, पार्ट ए भरा होना चाहिए। ठीक है, ये नोटिफाइड होना चाहिए कि ये गुड्स क्या है, इंपोर्ट हो रहे हैं, और वो जो इंपोर्ट गुड्स का जो आपका इन्वॉइस का बिल है, उसका नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। फर्दर आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और काफ़ी ईजी है, एक एक लाइन के हैं, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं हम बिल टू और शिप टू ट्रांजेक्शन की। इसको ट्विन सप्लाई ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। इसमें दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। फर्स्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है? GSTN एंड ट्रेड नेम होता है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन यानी कि एड्रेस होता है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? 3 पर्सन इन्वॉल्व इन सच ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ABC ले लिया है मैंने यहाँ पर, तो 10। और यहाँ पर जो टैक्स इन्वॉइस है वो दो होंगे। फर्स्ट इन्वॉइस के लिए जैसे कि B टू A दे रहा है, और दूसरे के लिए इन्वॉइस A टू C दे रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ केसेस भी हैं, केस 1 एंड 2। लाइक अगर B ने जनरेट किया है तो के कौन कौन से फील्ड जो है उसको फॉर्म में भरने पड़ेंगे, और अगर A ने किया है जनरेट तो कौन से फील्ड होंगे जो भरने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आप बुक से देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, काफ़ी ईजी है ना। नेक्स्ट एक केस आता है, केस इज नॉट नेसेसरी टू जनरेट ई वे बिल। आई थिंक यही क्वेश्चन था 5 नंबर का आया था, जो 5-6 नंबर का, कि वो केसेस बताइए जहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाता है। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन मोटर व्हीकल। मोड जो है वो नॉन मोटर व्हीकल है, लाइक मैं बात करूं नाव की। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्या? गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो। कहाँ से? देखिए, टू इनलैंड कंटेनर डिपो है या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम। किसके लिए हो रहा है? क्लियरेंस बाय कस्टम के लिए हो रहा है, क्लियरेंस के लिए हो रहा है। तो ध्यान रखनी है बात, इस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। गुड्स, एक जनरल सी बात बोलूँ मैं, अगर मूवमेंट ऑफ सप्लाई नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, फॉर दी कंसिडरेशन नहीं हो रहा है, जो हमने यानी कि स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़े थे उन केस, वो केसेस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल सा बात है क्या कि जो ई वे बिल है वो जनरेट नहीं होगा। तो चलिए फिर भी पढ़ ही लेते हैं। 2 पॉइंट पढ़ लिए, तीसरा देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम सुपरविजन और अंडर कस्टम सील, तो भी ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड में है, फ्रॉम ISD टू कहाँ तक हो रहा है? कस्टम पोर्ट हो रहा है, ये सब बातें हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। और ट्रांजिट कार्गो ट्रांसपोर्टेड टू और फ्रॉम नेपाल, टू और फ्रॉम दोनों हैं, और भूटान, तो यहाँ पर भी वे बिल जनरेट नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज बाय डिफेंस फॉर्मेशन, तो भी बिल जनरेट नहीं होगा। इम्पटी कार्गो कंटेनर है तो भी बिल जनरेट नहीं होगा। कंसाइनर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू और फ्रॉम बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेट ब्रिज ऑफ वेटमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर का है, तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड्स बीइंग जनरेटेड बाय रेल वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में हो रहा है, तो भी नहीं होगा। और गुड्स स्पेसिफाइड एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ई वे बिल है, तब तो होगा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स इंक्लूड द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई की कुछ लिखते हैं, एनेक्चर किया गया, यानी कि 138 की 14 में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा वैसे तो ये, तो भी बिल जनरेट नहीं होगा। एक नोट है यहाँ पर क्या? पार्ट B ऑफ ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कंसाइनर और कंसाइनी एंड ट्रांसपोर्टर इज लेस देन 50 किलोमीटर एंड ट्रांसपोर्ट इज विद इन द सेम स्टेट है, तो भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये तो केस हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात आती है क्या? एक नोटिफिकेशन है कि जो स्पेसिफाइड गुड्स है ऑन विच नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू जनरेटेड फॉर मूवमेंट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग of liquefied petroleum gas other than supply, no e-way bill will be generated।
यहाँ पर भी इम्पटी खाली सिलेंडर की पैकिंग होने जा रही है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना, तो भी ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। एंड ई वे बिल इज़ वैलिड फॉर पीरियड एज लिस्टेड बिलो। तो ई वे बिल जनरेट के पीरियड हैं कुछ, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। टाइप ऑफ कन्वेंस की बात हो रही है, तो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात हो रही है, तो लेस देन 100 किलोमीटर फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए 100 किलोमीटर के लिए एक दिन का, और एडिशनल 100 किलोमीटर के लिए एडिशनल 1 डे होगा। फिर उसके बाद आते हैं लेस देन 20 किलोमीटर है तो एक दिन, और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर के लिए फिर से एक दिन। तो यहाँ पर दो चीज़ें, क्या अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है और फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक। अब बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। तो यहाँ पर दो रूल आ गए हैं 138A 138B की वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो देखिए सिंपल सा, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपके पास हैं उन डॉक्यूमेंट्स की ही तो वेरिफिकेशन होगी, ओके। और यहाँ पर एक सर्कुलर आया हुआ है, वो सर्कुलर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे वेदर गुड्स कैन बी डिलीवर्ड इवन इफ ई वे बिल इज नॉट प्रोड्यूस। अगर नॉट प्रोड्यूस है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी है तो क्या होता है, तो एज पर द प्रोविजन टू रूल 138(2) है यहाँ पर क्या कि ऑफ सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स रूल्स, द रेलवे शैल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस द ई वे बिल बी इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर ई वे बिल प्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखनी है बात। अब वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग केसेस, रिक्वायर्ड होगी कब, वेयर गुड्स ट्रांसिट थ्रू अनदर स्टेट वाइल मूविंग फ्रॉम वन एरिया इन अ स्टेट टू अनदर एरिया इन द सेम स्टेट, where goods move from DTA unit to a SEZ unit or vice versa located in the same state, where goods move from DTA to a SEZ unit or a vice versa located in the same state, there is no requirement to generate an e-way bill. This exemption is applicable only if state has exempted the same. अगर state exempted है तो ये exemption applicable होगी, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एक बात क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि वेयर द गुड्स मूव फ्रॉम अ DTA यूनिट टू SEZ यूनिट और वाइस वर्सा लोकेटेड इन द सेम स्टेट में है, तो उसको क्या करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोली है क्या कि वेयर गुड्स मूव फ्रॉम अ DTA यूनिट टू अ SEZ यूनिट और वाइस वर्सा लोकेटेड इन द सेम स्टेट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जनरेट, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एग्जेम्पशन जो है वो अगर स्टेट एग्जम्प्ट है तो ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अदरवाइज क्या करना है, यस जनरेट करना है बिल। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये 1 नंबर में पक्का आ सकता है क्वेश्चन। और बाकी यहाँ पर गोडाउन के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो आप लोग ये पढ़ लेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, कोई बात नहीं, बट आपको बस क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है जो मेन यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या बातें हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपके माइंड में 1 पेज का ये जो नोट है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ आप लोगों को अगर ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।